विजेंद्र सर, आर यू ओके, कंफर्टेबल? जी बिल्कुल, मैम एकदम मेरे बैठने का casually। तरीका कैजुअल तो नहीं लग रहा आपको? जी जी, आपके बैठने का तरीका एकदम फॉर्मल है। ओके, थैंक यू सो मच। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट चलता है, लेकिन अब एजुकेशन इंडस्ट्री में एड्यूटेनमेंट और एड्यूटेनमेंट चल रहा है। तो सवाल मेरा ये है कि कितनी आवश्यकता है आज के इस दौर में हमें एड्यूटेनमेंट की? विजेंद्र सर, आपसे शुरुआत करेंगे। थैंक यू आशी, थैंक यू एबीपी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, चुटकुले अगर करने हैं तो बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि दैट इज़ अ थिंग, बट पिछले कुछ सालों में मुझे लगातार IITs, NITs, इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में जाने और लोगों को एड्रेस करने का मौका मिला है। और राइट द फर्स्ट सेंटेंस आई स्पीक देयर इज़ कि आप मुझसे कॉमेडी की उम्मीद मत कीजिए। आई मीन, एजुकेशन इज़ अ सीरियस बिजनेस. So what I'm saying here is very clear. Yes, there is a blend of education with entertainment, but it doesn't mean कि टीचर कोई एंटरटेनर हो गया है, क्योंकि इससे पहले भी जब हम अपनी क्लासरूम्स में होते थे, हम क्लासरूम को लाइट करते थे। क्लासरूम में बच्चों के साथ कनेक्ट करने के लिए हम डिसिप्लिन के डोमेन से थोड़ा सा इधर उधर जाते हैं ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे, रिलेट कर सके स्टूडेंट। But it doesn't mean that you'll start calling education per se as entertainment, because there are serious consequences of doing so. And the consequence is that the cost of bringing that kind of a too light a element into education is that the critical thinking takes a beating. So, yes, education has to be very entertaining in the sense that it should involve students should enjoy it. But it should not be, and it is thankfully so far it is not, at the cost of the critical thinking of the student. That's what my understanding is. But yes, EdTech and other things have made it very, very expected of the students or the educators कि वो लगातार compete करें with the social media creators, influencers, entertainers, especially comic वाले जो comedians हैं उन लोगों के साथ. It's a tough call. But I'm sure teachers for many years have been leading the society, and they'll continue to. नीतू मैम, योर टेक ऑन एड्यूटेनमेंट। जिस समय हम लोग पढ़ते थे, एट दैट टाइम अगर आपके हाथ में कोई फिल्म मैगजीन या कॉमिक्स होता था तो पेरेंट्स छीन के हटा देते थे, पढ़ाई करो। आज आपके हाथ में 24 घंटे मोबाइल है। ऐसे समय में बच्चों को कहना कि नहीं वो हटाओ और पढ़ो, उसके लिए थोड़ा सा पेरेंट्स सबके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप 24 आवर्स अपने बच्चों पर नज़र रखिए। तो एजुकेशन को थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्लासेस लेते हैं 2-2 घंटे लगातार। बच्चों के लिए बहुत मोनोटोनस हो जाता है अगर उनको वो पढ़ाते रहिए तो बीच बीच में कुछ ऐसे चिट्स आ जाते हैं या कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आप बच्चों को थोड़ा एंटरटेन कर लो। और एक बहुत सीरियस वो जो हमारे समय में एक खड़ूस टाइप के जो टीचर्स का हम लोग के वो खौफ है दिल में, वो चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ और बच्चों में हो। जैसे एक स्टूडेंट ने एक चिट भेज दिया कि आई लव यू कौन सा टेंस। अब क्लास में टीचर्स ये सब चीज़ों पे डांट देते हैं। मैंने कहा ये तुम्हारे लिए फ्यूचर इम्पॉसिबल टेंस है। तो इस तरह के जवाब से माहौल भी लाइट हो जाता है। और हमारे पास जो पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, आपको पता है वो जवान हो रहे होते हैं, उनमें हार्मोनल ऐसे भी बहुत मस्त तबाही मची रहती है उनके माइंड एंड बॉडी के बीच में। अब उसमें हम भी एक तबाही में शरीक हो जाए कि भाई हम खड़ूस टीचर्स हैं और हम तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करने आए और नहीं पढ़ोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उनको लाइट माहौल में पढ़ाइए, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं रादर दैन आप उसको बहुत डरा धमका के पढ़ाइए और हमेशा खौफ में रखिए। दे आर जस्ट बडिंग। अब उनको माहौल ऐसा दीजिए कि वो आपसे अपने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करें, क्योंकि कई बार उनके लाइफ में ऐसे खतरनाक प्रॉब्लम्स होते हैं जो सुन के डर लग जाता है कि इसके लाइफ में होगा क्या। तो वैसे कंडीशन में एज लोकल पेरेंट कह सकते हैं हम लोग, लोकल गार्जियन के रूप में हम लोग उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ता है तो पुलिस का हेल्प भी लेते हैं, लेकिन पुलिस में केस भी रजिस्टर ना हो ये भी चीज़ देखते हैं। तो हर तरह से उनको समझाना और बचाना भी है और पढ़ाना भी है।
क्योंकि अभी के जो उनकी गलतियां हैं उनके भविष्य में बहुत भयानक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड दैट मैरिज के उनके मैरिड लाइफ भी ख़राब हो सकते हैं. तो हम कोशिश करते हैं उनको एंटरटेन भी करें, एजुकेट भी करें, उनको प्रोटेक्ट भी करें एंड एक उनको ऐसा माहौल दे जहाँ पे वो अपने प्रॉब्लम्स जो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं हमें बता सकें और हम उसे किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, वो विश्वास भी हो उनको. ओके नीतू मैम इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाती हैं तो मेरा एक सवाल नीतू मैम आपसे है कि हम भारत में रहते हैं और यहाँ पर आजकल जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं इंग्लिश लिखना अच्छा वो सीखे, वर्बल इंग्लिश उनकी अच्छी हो, लेकिन ये चीज़ हिंदी के लिए हम नहीं देखते हैं. अगर आप देखो तो माँ मुझे आम खाना है तो माँ डांट देती है कि आम नहीं मैंगो बोलो. ये प्रेम हिंदी के लिए आखिर क्यों हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं? हिंदी तो दिल से निकलता है. हिंदी के लिए प्रेम डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी है ना, हमारे खून में ही है, हमारी संस्कृति में है. और इतनी ही मीठी बोली है कि आप हर रीजन में जाओ तो अलग अलग मिठास हिंदी में घोल के वो अपना रीजनल लैंग्वेज बना चुके हैं. हिंदी इज़ समथिंग दैट इज़ इन आवर माइंड, इन आवर सोल, इन आवर हार्ट. एज फार एज इंग्लिश इज़ कंसर्न्ड, इंग्लिश इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप एक भी प्राइवेट जॉब देख लो, दे वोंट एंटरटेन यू इफ़ यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश. ये सबसे पहले तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप फ्लुएंट होना चाहिए इन इंग्लिश. दूसरी बात है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देख लो आप उसमें इंग्लिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जैसे मैं जब मुखर्जी नगर आई हूँ तो सबसे पहले मेरे पास वही यूपीएससी के बच्चे आए थे जो कंपल्सरी इंग्लिश में फ़ेल होते थे. और आप एसएससी के एग्ज़ाम्स देखिए, एसएससी में सारे एग्ज़ाम्स में इंग्लिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो मुझे महसूस होता है कि आप अगर हिंदी की बात कर रहे हैं तो हम लोग 4-5 स्टेट्स को छोड़कर अगर आप आगे जाएंगे तो हिंदी कहीं पर भी वो उनका लोकल डायलेक्ट नहीं है. और इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज. मुझे समझ में नहीं आता ऐसे हवा क्यों बनाए रहते हैं. और दूसरी बात ये जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मैंगो और बनाना ये सब करते रहते हैं वो बहुत इडियोटिक लगते हैं मुझे. तो आप वो चीज़ें ज़रूरी नहीं कि बचपन में ही उनको हर फल का नाम आपको इंग्लिश में बोलना है, ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए. हिंदी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ. English is equally essential if you want to flourish in your field, whether it is private or government jobs. विजेंद्र सर आप इंटरव्यूज़ लेते हैं तो ऐसा क्या होता है कि जो लोग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं उन्हें ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता है, ज़्यादा तवज्जो दी जाती है? वेल देखिए अगर व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो सामान्यतः तो ये चॉइस होती है. स्टूडेंट जो है चुनते हैं कि वो अपने साक्षात्कार का क्या माध्यम रखेंगे, हिंदी रखेंगे या अंग्रेजी रखेंगे. सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है कहाँ से आई है? जी ये जो बीटेक वाले लोग हैं ना, कितने लोग बीटेक वाले हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड. अच्छा थैंकफुली यहाँ पे टीचर्स ज़्यादा हैं. जहाँ स्टूडेंट होते हैं वो 70% बीटेक वाले होते हैं. इन लोगों को पहले तो ये जेई में फेल हुए, टियर 2 टियर 3 में पहुँचे. उसके बाद ये लोग को गलतफहमी ये बताई गई कि आपका मीडियम अंग्रेजी है, आपको अंग्रेजी आती है, जो उन्हें नहीं आती. हिंदी में वो पढ़ते नहीं है इसलिए वो मानकर चलते हैं कि हिंदी उन्हें नहीं आती. तो उनको एक फॉल्स सेंस ऑफ एसोसिएशन होता है कि दे नो इंग्लिश एंड देयर इंग्लिश इज मिजरेबल. जबकि यूपीएससी ये विकल्प देता है कि अगर आप चाहें तो आपने अंग्रेजी में भले परीक्षा दी है, आप हिंदी में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं. और हिंदी में इंटरव्यू देने वालों के अंक औसतन अगर अंग्रेजी के औसत से देखें तो कम नहीं होते, सामान्यतः उतने ही होते हैं. अगर आप घटिया अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी वाले घटिया नंबर देंगे, और घटिया हिंदी बोलते हैं तो हिंदी वाले घटिया नंबर देंगे. तो मीडियम से बहुत बड़ा अंतर पड़ता है ऐसा नहीं. बट देन प्रॉब्लम लाइज इन द सोसाइटी. आई एम ए हिंदी टीचर, ठीक है, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ अपने विश्वविद्यालय में और सालों से पढ़ा रहा हूँ. और उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि हमारा समाज एक डायग्लॉसिक समाज है. डायग्लॉसिया एक लिंग्विस्टिक्स का शब्द है, सोशल लिंग्विस्टिक का, जिसका मतलब होता है कि वी हैव ऑलवेज बीन अ सोसाइटी वेयर मोर देन वन लैंग्वेज वाज स्पोकन एंड द टू लैंग्वेजेस वर नॉट एट पार इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन. हम इन दो भाषाओं का रुतबा कभी भी एक जैसा नहीं था. संस्कृत थी और पाली थी, पर्शियन थी और हिंदी या उर्दू थी, और उसके बाद आजकल हिंदी और इंडियन लैंग्वेजेस हैं और अंग्रेजी है. हमेशा द रूलिंग elite has a particular language and that language is considered superior to the language of masses. That's been the case of judiciary, that's been the case of administration, that's been the case of corporates. So we are a diglossic society. हम लोग मन ही मन अंग्रेजी बोलने वाले की ज़्यादा इज्जत करते हैं, and that is the problem.
The problem lies in the society, not in Neetu Singh or Vijendra Chauhan. It's not with the teachers, it's with the society. We need to treat linguistic diversity with some respect. There's hardly any problem कि सब सारी भाषाएं अलग अलग बोली जाएंगी और ठीक है, अंग्रेजी को आप डिनाई नहीं कर सकते, वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, वो लिंग्वा फ्रेंका है कॉर्पोरेट्स में, तो उसे आप सीखिए, देयर इज नो हार्म इन इट. जितनी भाषा ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा आपके पास पासपोर्ट्स हैं कल्चर के. So learning more language is always good, but diglossia, looking down at some language, is something that is a problem. सर आप बहुत इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ लेते हैं आप यूपीएससी के, और तरह तरह के स्टूडेंट्स तरह तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन सब में एक चीज़ जो है वो बहुत यूनिफॉर्म होती है, वो है सरकारी नौकरी करने की चाह. सरकारी नौकरी की तरफ इतना इंक्लिनेशन क्यों है भारत में? दोषी लोग हम आपके सामने बैठे हैं. See, you need to understand this is basically ये बात सच है कि सही बात है कि अगर आपका सरकारी नौकरी है तो आप टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में, गाँवों में, कस्बे में हैं, तो आपकी लाइफ सॉर्टेड मानी जाती है, विच टू सम एक्सटेंट इज. सो उसके लिए कोई मतलब हम आपत्ति नहीं कर सकते, बट द फैक्ट इज दैट glamorization of government job, especially UPSC job, IAS, IPS and other jobs, it is to some extent is the product of the glamorization in the social media. जब आप वो रील चलाते हैं, ढन ढन पीछे बज रहा है और SDM साहब उतर रहे हैं और उससे एक पूरा का पूरा ऑरा क्रिएट हो रहा है, that is the problem. The problem is when we see this as a solution to all your problem, and then obviously the social bhaukal that's there in eastern UP, in Bihar, in other parts of the country, especially Hindi speaking belt. वहाँ पर ये जो भौकाल खड़ा किया गया है, जिसे इन रील्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने और सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स ने लगातार हाइप किया है, बढ़ाया है, दैट्स द प्रॉब्लम. नहीं तो मैम, ऐसा है क्या कि जिन लड़कों की सरकारी नौकरी होती है उनको ज़्यादा दहेज मिलता है? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दहेज. मैं पूछ रही हूँ कि उनको लड़कियाँ आसानी से मिल जाती हैं, पेरेंट्स भी बहुत जल्दी शादी के लिए मान जाते हैं. मैंने एक बार कहा था कि प्यार अंधा होता था, अब प्यार के दोनों आंखें हैं, वो आपका रुतबा भी देखती है, आपकी जेब भी देखती है, उसके बाद आती है. तो बात यही है कि सरकारी नौकरी के बाद लाइफ आपकी सेट हो जाती है. आप अगर बिजनेस करते हो या आप प्राइवेट जॉब्स करते हो, आपको रोज़ परफॉर्मेंस देना पड़ता है. आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बताता है कि आपके घर में कितने पैसे बचेंगे. लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, खासकर कोविड के बाद से ये ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कोविड में जो प्राइवेट जॉब्स में थे उनकी सैलरी कट गई, किसी को 30% मिल रहा है, किसी को 25% मिल रहा है, लेकिन ये सरकारी नौकरी वालों के अकाउंट में 1 तारीख को सैलरी आ जाती थी. तो उसके बाद से भी ज़्यादा ये एक सेटल्ड माना गया है. और दूसरी बात एक चीज़ और है मैम, बहुत लोग कहते हैं नहीं स्टार्टअप है, बिजनेस है. मेरा कहना है कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के पास एलीट क्लास पहुंचने का माध्यम बताइए क्या है. उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो बिजनेस शुरू कर सके, स्टार्टअप शुरू कर सके. प्राइवेट जॉब्स में उनको उतनी इज्जत नहीं है और कब नौकरी से निकाले जाए उसका भी कुछ पता नहीं होता है. तो उनको एक सेटल लाइफ जिसमें घर में एक फिक्स्ड आमदनी आती रहे, उसके लिए उनके पास सिर्फ एक ही चारा बचता है, वो है सरकारी नौकरी. तो ये लाइफ सेट करता है. कई बार मैं मानती हूँ कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि वो बहुत दिखावा करना चाहते हैं, इसीलिए किसी लड़के की सरकारी नौकरी लग जाती है, उसकी बहन की भी शादी हो जाती है. तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि एक लड़का सेटल्ड हो जाए तो घर पूरा सेटल्ड हो जाता है, माँ बाप चिंता से मुक्त हो जाते हैं, बहन की शादी हो जाती है. ये सब चीज़ें हैं जो हमारे मिडिल क्लास समाज में बहुत प्रचलित है. तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हम लोग बहुत दिखावा करना चाहते हैं इसलिए हमें सरकारी नौकरी चाहिए, ऐसा नहीं है. मैम, एबीपी लाइव के स्मार्ट एड कॉन्क्लेव में हम बैठे हैं, और क्योंकि अगर स्मार्ट एड की बात हो रही है तो हम एआई भूल नहीं सकते हैं. मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगी एज अ टीचर, एज अ मेंटर, कि आपको क्या लगता है एआई के बारे में, कि क्या ये आने वाले समय में बच्चों की जो सोचने की क्षमता है, उनकी क्रिएटिविटी है, उसको कहीं ना कहीं डैमेज करेगा या क्या और बात है? वेल आशी, अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को देखेंगे, वी स्टिल हैव सम रोड टू ट्रेवल एक्चुअली बिफोर वी अराइव एट सम कंक्लूजन. बट आई हैव वर्कड ऑन इट, आई हैव गॉट रिसर्च पेपर्स ऑन इट. If you look at the very process of AI, especially the generative AI,
it has a lot of training factors. And the problem with this is that it creates two major issues for the users. One is, लोगों को गलतफहमी होती है कि AI is value neutral, which it is not. It carries almost the same biases which exist in the society in terms of gender, in terms of caste, in terms of race, in terms of other thing. एक छोटे से इंस्टेंस से आपको समझ में आ जाएगा. मैंने चैट जीपीटी से ये पूछा, चैट जीपीटी से ही, कि what is the demography of the people who have trained chat GPT? And you know what the reply was? At that time it was the earlier version, paid version. It says, I cannot tell you. I cannot, I don't know nahi. I cannot tell you. When I insisted, and you know ChatGPT mein we can insist, nahi dobara se bataiye and all, then it said, yes, I agree that the biases of the society, of especially the trainers, can be reflected in the responses of the ChatGPT. तो आप इन सवालों को जेंडर और कास्ट के सवालों को डाल के देख सकते हैं, यू विल गेट द सेम. सो वन इज दैट फियर दैट इट विल एक्चुअली बी एंडोर्सिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग the biases in the society in terms of caste, gender, races, and other things. And second is, as everybody has said earlier also, since it reduces the effort to some extent, therefore it is giving you the width of the knowledge, but depth is not necessarily there, which effectively means that you will end up losing in terms, since you're getting a lot of things effortless. So my fear on a collective note is that it will probably affect the collective IQ of the society, not just the individual creativity, the collective IQ of the society. If you start talking with depth nowadays, students का या groups का सुनने का interest कम हो जाता है कि ये तो कुछ ज़्यादा गहरी बात कर रहा है, छोड़ो यार इसकी बात नहीं, जो basic बात है information की बात कीजिए. And that's why this edutainment word was a problem to me, because earlier we did it with infotainment. When UTV guys were affected by infotainment bug, then everybody was information-tainment and entertainment you're mixing two. We end up having only entertainment, news was gone, information was gone, and now it is happening with edutainment. And that's why I'm saying be very careful. I know we as teachers, we are aware of it, we are capable of handling it, but yes, it's a serious challenge. Neetu ma'am, your take. AI is creating impatience and restlessness in the students. पहले हम लोग रिसर्च करते थे, 3-4 बुक्स देखते थे, फिर उसके बाद नोट्स बनाते थे, फिर उसको काटते थे, फिर उसको और अच्छे से एनहांस करते थे. तो ये मैं 3 साल पहले तक भी मैं कर रही थी फॉर द स्टूडेंट्स. एसएससी में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होते थे, उसके लिए ऐसे वगैरह बनाने के लिए. नाउ यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड. आप सिर्फ उसमें डालिए कि essay on so and so thing in 150 words, in 250 words, और वो बना के दे देते हैं. ये चीज़ें तो हमें हेल्प कर रही है बिकॉज हम लोग को बहुत काम रहता है, तो हम लोग थोड़े सॉर्टेड फील करते हैं कि ठीक है इतना आसानी से हमारा काम हो गया. बट द स्टूडेंट्स, उनको पता है फट से AI का इस्तेमाल करो, आंसर लिखो, गो बैक टू द मोबाइल एंड देन स्टार्ट वॉचिंग द रील्स एंड वॉट एवर PUBG वगैरह जो भी हम लोग खेलते हैं वो शुरू हो जाते हैं. सो ये जो लैक ऑफ रिसर्च है वो उनमें डेवलप हो रहा है. इफ़ यू फोर्स देम, स्पेशली व्हेन आई डू टू माई सन, तो आई हैव फेल्ट कि वो इरिटेटेड होता है, एनॉयड होता है. एंड द टर्म तुम बहुत पुराने ज़माने की हो, आज के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हो, अब सब कुछ मौजूद है AI में, मैं क्यों मेहनत करूँ. सो AI बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपने कहा है जैसे बायस्ड है, देखो AI अपने आप तो नहीं ला रहा है कहीं से, उसमें भी मिलियंस ऑफ इनपुट्स फीड किया गया है, उन्हीं से आंसर बना के दे रहे हैं. तो जितनी मेंटालिटीज़ उसमें जा रहे हैं, अगर 90% लोग अगर किसी चीज़ को लेकर बायस्ड हैं, तो वो जो आंसर निकाल के देगा वो भी वैसे ही रहेगा. AI इज़ नॉट क्रिएटिंग इट्स ओन आंसर, उसको भी फीड किया गया है एंड फ्रॉम दोज थिंग्स वो अपना आंसर बनाते हैं. तो ऑफ कोर्स AI के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं. इट हेल्प्स यू गेट सॉर्टेड इन योर लाइफ, लेकिन वो आप में इम्पेशंस क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण हम लोग तो पढ़ लिख के अब यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन जो बच्चे जब इतना नॉलेज ही नहीं लिए हैं उनको उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है. आप लोग बेकार वजह परेशान कर रहे हैं, सब कुछ AI में है, हम तुरंत 5 मिनट में लिख लेंगे. तो ये चीज़ें बच्चों को बर्बाद कर रही है कुछ हद तक. बट दिस इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट, यू शुड बी टेक savvy.
मूविंग ऑन, एक ट्रेंड मैंने नोटिस किया था जब मैं भी स्कूल में पढ़ाई किया करती थी, तो वो था गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल और कोएड स्कूल का, जहाँ पे पेरेंट्स चाहते थे कि हम अपनी अगर बेटी है तो उसको गर्ल्स स्कूल में डालें और बेटा है तो बॉयज स्कूल में डालते हैं, ताकि ये दोनों जो बच्चे हैं हमारे वो डिस्ट्रैक्ट ना हो अपने ऑपोजिट जेंडर से। सवाल मेरा ये है कि हाउ फार इट इज़ करेक्ट? Well, I've been asking this question for almost every candidate who's coming either from LSR or from IP College or Miranda House. I mean, whenever I'm in this mock interview things and the student is coming from for example, an LSR, तो मैं उससे ये सवाल पूछता हूँ कि ये आपने एक जनाना डब्बा क्यों तैयार कर रखा है 2024-25 में नेशनल कैपिटल में? आई कैन अंडरस्टैंड कि किसी कस्बे में सिक्योरिटी के इशू हैं, सेफ्टी के इशू हैं, बाइसेस के इशू हैं, तो आप वहाँ जाते हैं। हालांकि इट इज़ ओनली अ प्रोवोकेटिव क्वेश्चन, इट्स नॉट नेसेसरीली व्हाट आई बिलीव इन, इट्स अ क्वेश्चन टू प्रोवोक द कैंडिडेट की क्या निकल कर आए। माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट in our times, obviously social realities will vary from village to village, town to town and city to city, but I believe that in 2024 25 you cannot actually have gendered classrooms the way it is. It is less problematic for the girls' college, to be honest. It is more problematic for all boys' institutions because टीचर भी एक पुरुष की तरह पैदा हुआ और पुरुष की तरह बनाया गया, gendered. क्लासरूम भी उसकी वही है. You'll end up having a bunch of men laughing at jokes at women. क्लासरूम में हो रहा होगा एंड वो जो जेंडर सेंसिटिविटी जिसकी आप उम्मीद करते हैं वो वहाँ से मिसिंग होगी. और फिर वो बाद में जब उस दुनिया में जाएंगे, जिस दुनिया में वो पति बनेंगे, कोवर्कर बनेंगे, दे विल कैरी द सेम बायसेस, सेम मिसोजिनिस्ट बिहेवियर एंड ऐसा करना अंततः औरतों की ज़िंदगी और मुश्किल बनाएगा. And that's why in all aspect of educational institutions, I say it has to be inclusive. This is the reason why I have been always in awe with Neetu Singh. The way, I mean, this industry is a misogynist industry. If you start recalling how many educators in the coaching industry you recall are women, are Dalit, are tribals, you'll realize they are very few. Neetu Singh is one of those. In this industry where it is very difficult to survive as a woman, she's been doing exceptionally well, and she's doing it with the sensitivity that is required even for the male students of her class, which is generally is a more problem. So in my opinion, yes, this is a time where we have less gendered classrooms at all level. At the level of teachers, having all teachers in the public school as women is also a problem. And similarly, the classroom and also the content, the subject being taught, and most importantly, the pedagogy, how it is being taught. All these four components, as we call teacher, teaches, John, English, the four components of teaching learning process, has to be degendered. Otherwise, we'll continue to have a society where hatred for women will perpetuate. नीतू मैम, योर टेक. आप अपने बच्चों से बहुत ही मेंटर की तरफ, दोस्त की तरह मैं कहूँ, बात करते हो और बहुत आसान भाषा में आप उनकी लव लाइफ के प्रॉब्लम्स भी जो है सॉल्व कर देते हो, देखा है आपने. Men and women are physically and psychologically different. आप women से physically वो चीज़ expect नहीं कर सकते हो जो men से कर सकते हो. Women are stronger mentally, emotionally. वो men कई बार टूट जाते हैं, तभी वो ज़्यादा सोशल मीडिया में कि लड़की धोखेबाज होती है, दिल तोड़ती है. तो एक बार एक ने कहा कि लड़कियां धोखेबाज होती हैं, तो मैंने कहा देखो लड़कियां धोखा क्यों देती है, क्योंकि अगर मुझे इससे कनेक्शन हुआ एंड आई फील कि ये वाइब्स मैच नहीं कर रहा है मेरा इससे, देन आई विल से कि ठीक है वी आर ब्रेकिंग अप एंड देन आई विल सी अनदर. तो तुम्हें लगता है कि लड़की ने धोखा दे दिया, लड़का क्या करता है, अच्छा इसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वो दूसरे को भी एडजस्ट करता है, इसको भी कुछ नहीं बोलता है ना, मतलब वो दोनों का दिल रखता है, दो को एक साथ एडजस्ट करता है. तो मैंने ये मजाक में कहा, और खैर ये मजाक है, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जब आपको लगता है कि लड़की ने धोखा दे दिया, लड़के ने धोखा दे दिया.
ये यंग जनरेशन में ये प्रॉब्लम होगा, और ये प्रॉब्लम यंग का यूथ का खाली नहीं है। आप यूथ को नहीं कहोगे भाई, हम लोग को भी कई बार अट्रैक्शन होता है किसी के प्रति। आई एम इंटरेस्टेड, प्लीज हाँ, प्लीज हाँ, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज। मैं समझ We रही all हूँ, are interested. मैं interesting. समझ रही हूँ। मैंने तो ये कहा भाई, मर्दों को तो कब्र में पांव लटकाए रखते हैं तब भी अट्रैक्शन होता है, तो इसमें गलत क्या है? ये हमारा हार्मोनल प्रॉब्लम्स। She is giving you the spiciest session of the whole thing. मैंने कहा कि ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स है जो हम टीचर्स नहीं समझते, हम उन्हें डांटते डपटते रहते हैं। अब एक बात बताइए, आप लड़कियों को एक कॉलेज में रख दिए, लड़कियों के कॉलेज के बाहर जितने लड़के मिलेंगे आपको दिखेंगे, उतने आपको कोएड कॉलेज के बाहर नहीं दिखेंगे। तो आप उनको अलग नहीं रख रहे हैं, आप उनको ऐसे पिंजरों में कैद कर रहे हैं कि लड़कों को पता होता है अच्छा इस पिंजरे के पास जाना है, क्योंकि यहाँ पर ये तो असली, अब आगे नहीं बोलूँगी मैं तो यहीं पर तो मज़ा है, क्योंकि यहीं पर आपको लड़कियां ही लड़कियां मिलेगी। ये हम इनको अलग अलग कंपार्टमेंट में बांध के इनमें क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे हैं। आप किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में चले जाइए, लड़कियां क्या पहन रही है, उनका क्लीवेज दिख रहा है, उनकी टांगे दिख रही है, कोई नहीं देखता, क्योंकि उन लोग रोज वो चीज़ें देखते हैं। हमारे लड़के ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, यहीं इंडियन से जो जाते हैं वहाँ पे आंखें फाड़ के देखते हैं, क्योंकि इनको शुरुआत से वो सब चीज़ें नहीं देखने को मिली। आप जितना अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रखोगे उतने ज़्यादा वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। एंड सेकेंडली वन थिंग मोर, ज़्यादा अलग अलग रखोगे और नजरें रखोगे तो होमोसेक्सुअल्स भी बन सकते हैं। But Of course. is that a problem? नो देखो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट वाई टू क्रिएट दैट सिचुएशन? यू कैनॉट कंट्रोल योर हॉर्मोन्स जो प्रकृति ने आपको दिया है। अच्छा एक बात बताइए, आप किसी भी इंसान को छोड़ दो, आप जानवरों में चलो, उनका जो मूल प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? एक नर एक मादा की तरफ जाते हैं और उनको और अपनी संतान पैदा करना, ये हमारे मूल प्रवृत्ति में है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है किसी भी लाइफ का, क्योंकि लाइफ अपने तरह की और ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करना चाहता है, ये बहुत मूल प्रवृत्ति है। आप इनको रोक रहे हो जस्ट इन द नेम ऑफ संस्कार। संस्कार ये नहीं कहता है कि आप लड़कियों को ऐसा बांध दो कि वो आगे निकल के कुछ कर नहीं पाए, और लड़कों को ऐसा संस्कार दो क्योंकि वो अगर अकेले कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जैसे मेन कॉलेजेस में, वो फराटे से माँ बहन की गालियाँ देते हैं, और वो चीज़ें वो रोक नहीं पाते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब वो विमेन के प्रेजेंस में आते हैं तो आप उनको ऐसा माहौल में पढ़ाइए कि मेन भी सेंसिटिव हो टुवर्ड्स विमेन, उनके इमोशंस, साइकोलॉजी वो समझे जब वो साथ में पढ़ेंगे तो। एंड वीमेन भी समझे कि मेन सारे ऐसे नहीं होते हैं जो मिसोजिनिस्ट होते हैं, हमेशा महिलाओं पर शोषण करते हैं, ऐसा नहीं होता है। दे आर ऑल्सो वेरी केयरिंग, अफेक्शनेट, और वो भी प्यार में रोते हैं, तो वो भी महसूस करेंगे कि हाँ मर्द क्या होते हैं, वो भी समझेंगे औरत क्या होती है। मेरा मानना है गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल को तो इमीडिएटली बंद करना चाहिए। Whatever comment Neetu Singh made on the all male organization, no RSS was harmed in it. मुझे लग रहा था देख अब के edit क्या होगा ना बोलना सर? चाहते हो। Edit होगा ना? ABP gonna edit this part? Nothing is gonna be edited, raw, uncut एकदम जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब थोड़ा सा सीरियस कॉन्वर्सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी हाल में ही हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन बिहार में देखा था, BPSC आंदोलन देखा था, और उसके पहले नीट परीक्षा को लेकर के भी काफ़ी चर्चा हुई थी देश में। स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़क तक आ गए थे, संसद तक विवाद चला गया था। सवाल पहले विजेंद्र सर मैं चाहूँगी कि आप जवाब दो, क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी भी अब मतलब इक्विप्ड नहीं है कि हम एक एग्ज़ाम एटलीस्ट ऐसा करा ले जिसमें कोई भी गड़बड़ घोटाला ना हो? Well, thank you, Ashif, for raising it. It's very, very serious, and please need to understand. I've been saying it for many, many years now. When we talk about the public examinations, and all this is public examination, Yes. whether it's NEET, whether it's JEE, whether it's SSC, whether it's BPSC or other public examination. Public examinations, एक लोकतंत्र में ये मानना कि public examination are just to recruit certain employees is a misplaced norm. It's absolutely misplaced. Public examinations are depository of public faith in the institutions. Institutions of UPSC, BPSC, SSC, NTA, whatever public examination bodies are,
इन एग्जामिनेशंस में हमारा यूथ इसलिए शामिल होता है कि कहीं उसको ये लोकतांत्रिक विश्वास है कि उसने अगर मेहनत की तो उसे वे पद या वे एडमिशंस मिल पाएंगे जिन्हें वो डिजर्व करता है, जो कि एक रिपब्लिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इन पब्लिक एग्जामिनेशन में फेथ इरोड होता है, वी लूज ऑन आवर डेमोक्रेसी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि ए की जगह बी का सिलेक्शन हो गया, डजेंट मैटर। सच्चाई ये है कि मोरलेस एक जैसे होते हैं। अब एक नंबर से लेके 5000 तक के लोगों के बीच में आप किसी का सिलेक्शन कर दीजिए, क्लर्क तो ठीक ठाक बन ही जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट if we lose that faith, and which is happening with NTA, which is happening in the case of NEET JEE thing, it is happening with public service examination in case of BPSC or UPPCS, and that's why we need to have a public examination system absolutely transparent so that that faith is intact. Unfortunately, our polity is not able to do it. It's not that it is a difficult examination, let's face it. If you have to do 30 lakhs, छोटे छोटे देशों के लिए ये उनकी जनसंख्या जितना हो जाता है, उनके यहाँ की पूरी यूथ के बराबर हो जाता है। हमारे यहाँ 30 लाख आर अप्लाइंग फॉर द एसएससी थिंग, और सिमिलरली फॉर एनटीए एग्जामिनेशन। सो इट इज डिफिकल्ट, बट यू आर अ नेशन ऑफ 140 crores, you should be able to do it. And if you're not able to do it, you have to devise ways so that जो आप कर पा रहे हैं उसमें लोगों का फेथ हो। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इन सारी जगहों पे प्रॉब्लम क्या आई थी? प्रॉब्लम आई थी कि जो एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जामिनेशन होंगे उनमें स्केल अप या स्केल डाउन करना पड़ेगा, विच इज़ अ स्टैटिस्टिकल थिंग। पीपल शुड हैव फेथ इन इट, बट द फैक्ट इज हमारा यूथ ने पहले इतना पेपर लीकेज देख लिया है कि अब उसको यकीन नहीं होता कि जब आप पेपर नंबर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आप ईमानदारी से करेंगे, एंड दैट्स व्हाई दिस फेथ इज लॉस्ट. And that's why I'm saying it is you are the custodian of public faith in the democracy, and you have to do it. For that you need to have fair appointments in the public service commissions. अगर आप ये देखकर लोगों को अपॉइंट करेंगे कि ये कौन सी पार्टी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, you'll have inefficient people leading the public service commissions. And in that case, you'll be facing these troubles. So in my opinion, this is a very important thing that we keep the faith of youth intact in these institutions, which is at stake at the moment. नहीं तो मैम, आप जिन बच्चों को पढ़ाती हैं वो भी हैं सरकारी एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं। फेथ की बात की विजेंद्र सर ने, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या बच्चों का फेथ अभी भी है ऐसे परीक्षा कराने वाले संस्थानों में, या फिर अब वो प्राइवेट नौकरियों की तरफ जाना चाहते हैं? उनका टेक क्या है यूथ का? बच्चे मजबूर हैं, वो फेथ लूज कर रहे हैं, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि उनके पास ना प्राइवेट जॉब्स है, ना बिजनेस करने का पैसा है। उनके पास मजबूरी है कि उस सरकारी नौकरी में उनको जाना ही है। अभी हाल में एसएससी का हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया, बहुत कुछ बोला, एसएससी ने बिल्कुल नहीं सुना। फिर हम लोगों ने सब टीचर्स ने हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, हम लोग कैट चले गए। पहले ही डेट में जज साहिबा ने ये कहा एसएससी को लताड़ लगाते हुए कि आपसे एक एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट नहीं होता, हमारा वर्कलोड बढ़ाते हैं। और उसी दिन उन्होंने ये ऑर्डर पास किया और बेसिकली एसएससी को बैकफुट पे आना पड़ा। बैकफुट पे आके उन्होंने 1100 और बच्चों को उन्होंने इंक्लूड किया। एक सेंटर जहाँ पे जो डिसेबल्ड लोग थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें सीरियली रोल नंबर्स सेलेक्ट हुए थे, सीरियली। हम लोगों ने ये आवाज़ कुछ टीचर से नहीं उठाना चाहा कि नहीं मैम देखिए डिसेबल्ड है। मैंने कहा आप ये नहीं समझ रहे हैं, ये डिसेबल्ड नहीं है, ये डिसेबल्ड का जो सीट्स है ना वो खाने वाले लोग हैं, क्योंकि इन्होंने इतने मार्क्स ऑब्टेन कर लिए हैं सब अपने स्क्राइब बिठा के कि अगर ये लास्ट मोमेंट में अगर ये ब्लाइंड का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाएंगे तो भी इनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये इतना कर लिए कि अनरिजर्व कैटेगरी के उन्होंने कट ऑफ को क्रॉस कर लिया है। और उसके बाद एसएससी का जवाब क्या था कि नहीं, हम लोगों ने कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स देख लिए जो एलिजिबल ही नहीं थे, 32 इयर्स के। उनका कहना था कि नहीं हम लोगों ने ज़्यादा बच्चे इसलिए ले लिए हैं कि वो तो छटेंगे ही। भाई आपने उन 800 बच्चों को इंक्लूड करने के चक्कर में कितने ऐसे बच्चे थे जो मार्जिन पे थे, जो सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। तो कुछ मार्जिन वाले बच्चे भी इंक्लूडेड हुए थे ये 1100 बच्चों में। फिर मतलब मुझे महसूस होता है कि आप बीपीएससी या एसएससी कोई सास की भूमिका निभा रही है कि हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट ही करना है। अभी एक टाइपिंग टेस्ट हुआ है, 2000 की डिप्रेशंस का होना था, उनका पैसेज हमें लगता है कुछ नहीं 5-7 हज़ार लेटर्स का पैसेज था।
और बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो गए, उनको समझ में नहीं आया कि ये करते जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने उसको कैंसिल किया है, फिर आगे उनका री एग्ज़ाम कराने वाले हैं टाइपिंग टेस्ट का। तो एक एक क्वेश्चन, कई कई क्वेश्चंस वो गलत दे देंगे। हम लोग अपने टेस्ट में एक क्वेश्चन भी गलत चला जाता है तो हम लोग इतना डांटते हैं अपने टीम को। वहाँ पे क्वेश्चंस गलत रहेंगे और फिर उसको रिप्रेजेंट करना है तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। अगर वो वेटिंग लिस्ट निकाल दे तो सारा प्रॉब्लम सॉर्टेड है। क्यों? क्योंकि पिछले साल के बच्चे, क्योंकि लेट होता है सब कुछ, तो इस साल भी एग्ज़ाम देते हैं, कुछ लोग अगले साल भी दे रहे हैं। तो वही जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो फिर से सिलेक्शन प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनका लेवल अच्छा हो चुका होता है, वो अगले साल भी क्वालिफाई कर जाते हैं। तो अगर एक वेटिंग लिस्ट निकाल दे, वो भी नहीं कर रहे हैं। रेलवेज़ को मिन्नतें कर गए हैं कि भाई अपना एक कैलेंडर निकालो। बीपीएससी में तो पूरा सारे छात्र सड़क पे आ गए, कुछ नहीं हुआ। तो ये लोग इनफैक्ट अब क्या कर दिए बच्चों के लिए ना, कि आप तैयारी करो, एग्ज़ाम दो, फिर सड़क पे लड़ो, उसके बाद फिर कोर्ट जाओ, और कोर्ट में फिर वो केसेस कितने दिन चलेंगे पता नहीं, फिर इंतज़ार करो बेरोजगार होके। मैम, ये फ्रस्ट्रेशन एंड सुसाइड्स क्रिएट कर रहा है हमारे बच्चों के बीच में। वो उनका मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, और ये हमारे यूथ है। और आपको बता दें, मैक्सिमम बच्चे इसी लेवल के हैं, क्योंकि कितने लोग एलीट क्लास हैं और कितने लोग हाई सोसाइटी से आते हैं, ये बताइए। भारत की जो अधिकतर जनसंख्या है वो ऐसे ही बच्चों से भरी पड़े हैं, ऐसे छात्रों से भरी पड़ी है। इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, वो एक सरकारी प्यून की भी नौकरी चाहते हैं, बस मिल जाए, क्योंकि उनके घर में कम से कम 2 टाइम का खाने का जुगाड़ हो जाएगा, उसकी अच्छी शादी हो जाएगी, घर बस जाएगा, उसकी बहन की शादी हो जाएगी। मैम, छोटा परिवार, एक छोटे जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वाले होते हैं, इसके ऊपर के सपने नहीं देखते, और इनके ये भी सपने पूरे नहीं होते। That is something a very, very important point. But please understand that what we have done with this whole process is that we have killed the diversity of dreams. Society should have diverse dreams, but unfortunately, our dreams are now so polarized, so canonized to 1, 2, 3, 4, 5 dreams that these dreams have become larger than life. Otherwise, what it is just a government job. But it has become such a dream that it has become a matter of life and death, because there are very few dreams left in this society. बाकी तो diversity of dream is taken a beat. और जो विकल्प बचे भी हुए हैं, जो स्टार्टअप के नाम पर, इसके नाम पर, they are almost, as ma'am said, रिजर्व हैं वो केवल कुछ हैव्स के लिए. So basically it has, और वो सब it is a बबल्स result की of the तरह आप disparity फूट रहे thing. हैं, अब वो बबल्स दिख रहे हैं, फिजल आउट कर रहे हैं सब। अच्छा, एजुकेशन इंडस्ट्री जो है और अब अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं साथ साथ चल रहा है। मतलब ऐसे कई छात्र आंदोलन हुए हैं जिन्होंने सरकारें गिरा दी है। कुछ टाइम पहले लैटरल एंट्री पर भी बात हो रही थी। मैं बस आप दोनों का ओपिनियन जानना चाहती हूँ लैटरल एंट्री पर। Well, see, when you say lateral entry, लगता ऐसा है जैसे कि बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से बहुत सारी जगह से, इंडस्ट्री से लोग आएंगे और ब्यूरोक्रेसी में आएंगे. If you look at the, please ask what happened in the last few batches of lateral entry. See, if you ask for evidences, I'll not be able to give for obvious reasons. But these are more or less installs of the corporates in the policy making. That's been the truth. You ask any senior bureaucrat, I've been privy to these talks, they'll tell you, sir, वो सारे के सारे joint secretary के ऊपर आते हैं, they're on the double payrolls. They're on the double pay. They're basically lobbying, becoming legitimized on the basis of lateral entry. If you ask to prove me, I'll not be able to, because obviously that's a very difficult thing to prove. But the fact is, lateral entry has this problem. In my opinion, public examination has to be more sanitized, better. That's the better way of doing it. You can always have a spoil system. कौन रोकता है आपको OSD बना के बुला लीजिए, lateral entry की क्या जरूरत है? आप OSD करोगे, बुलाते ही ना. With every minister, you will got at least 40 to 50 people who are came as a OSD. You can continue doing so. Why do you need to have them through UPSC, given a joint secretary thing, and then they'll ask for Gadi Bangla in the Lutyens? Why? नीतू मैम, योर टेक। आई एम अगेंस्ट दिस लैटरल एंट्री, क्योंकि वो आते हैं, दे कम एट द टॉप एंड दे आर देयर टू ओनली मेक सर्टन डिसीशंस एंड देन दे गो. तो आई फील लाइक दिस इज समथिंग रॉन्ग दैट इज हैपनिंग. आखिरी सवाल आशाम का मेरे तरफ से, हमारे नेताओं का
पढ़ा लिखा होना कितना इम्पोर्टेंट है? दोनों से जवाब चाहूँगी मैं. Well, if you're expecting me to say कि they have to be graduate, they have to be postgraduate, our polity taught us that people who have learned from the grassroots have outperformed people who have come from Harvard and other places. So I'm not really a great votary of having essential qualifications for all leaders and netas. But see, what has happened in society, हमारे यहाँ नेताओं को एक favorite punching bag बना रखा है. लगता है जैसे इस दुनिया की, इस देश की सारी समस्याओं की जड़ ये है कि नेता करप्ट है, जैसे कि बाकी सब दूध के धुले हुए हैं, which is not the case. In my opinion, नेता अगर वो काम ठीक से कर रहे हैं जिसके लिए वो हैं, that is representing the people, if they're doing it that well and honestly, and there is a diversity in this political class, then we do not need essentially very high qualified IITs and IIM people, because IIT IIM वाले सब कुछ ही अच्छा कर रहे होते तो हमारे कॉर्पोरेट की हालत भी तो इतनी बुरी नहीं होती ना जितनी अब है. So I'm not a great votary of certification per se, but yes, they should be capable of handling the responsibilities that's been given to them as representative of people at all three levels. मेरे ख्याल से क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि बिना कोई पंचायत का लीडर बने विधानसभा में ना आए, बिना कोई विधानसभा में एमएलए बने हुए एमपी ना बने. दैट शुड बी द क्वालिफिकेशन रादर देन कि आपके पास आईआईएम आईआईटी की डिग्री होनी चाहिए. फिर तो सारे कोटा वाले ही पहुंचेंगे ना. नीतू मैम, योर टेक. एक डिफरेंस तो होता है डिसीजन मेकिंग में. ये आपके लीडर्स आपके समाज से आना चाहिए, जो आपके समाज के ग्रास रूट प्रॉब्लम्स को समझें. अगर एक महिला आ रही है उन महिलाओं के बीच में से जहाँ पे महिलाएं प्रताड़ित है और उनको अपने घर में भी कोई डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, तो वो मुझे लगता है वो बेटर अंडरस्टैंड करेगी वो उन समाज के प्रॉब्लम्स को. जहाँ पे पीने का पानी नहीं है, पहले वो जो नेतागण आएंगे वो पहले पीने का पानी का इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि वो झेल चुके हैं. तो मुझे लगता है समाज से लीडर्स आना चाहिए. ज़रूरी नहीं कि कोई उनमें एजुकेशन बहुत अच्छी एजुकेशन हो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होना चाहिए. क्योंकि अगर आप देखते हो एक पियून की नौकरी में भी लोग चाहते हैं कि कम से कम 8वीं 9वीं तो पढ़ा हो. तो इसीलिए नेताओं को एटलीस्ट इतना तो पढ़ा होना चाहिए कि जब आप बैठ के अपने ही डिपार्टमेंट में अपने आईएएस ऑफिसर से बात कर रहे हो तो कम से कम वो भी नहीं समझे कि यार ये कौन आ गया है हमारे ऊपर बैठ के हमारे एमपी और एमएलए के रूप में. दूसरी बात है कि एक और चीज़ जो ट्रेंड है वो बंद होना चाहिए कि फिल्मी दुनिया के या कोई बहुत बढ़िया गायक हो या बहुत बढ़िया अभिनेता है इन्फ्लुएंसर्स एंड टीचर्स उनको उठाएं और उठा के आके एमएलए और एमपी का टिकट दे दें किसी भी क्षेत्र से जहाँ के वो जनता से भी वाकिफ नहीं है, जहाँ के प्रॉब्लम से भी वाकिफ. अगेन नो मनोज तिवारी इज हर्ट. Oh my God. Okay, so we have Vijayendra Chauhan and Neetu ma'am in the house today, and मैं पब्लिक से पूछना चाहती हूँ कि कोई सवाल है आपके पास तो एक एक करके प्लीज आप पूछ लीजिए. Good evening, sir. Good evening, ma'am. It was a very insightful session. I am Shriyam from ABP. We just stopped on this influencers as teachers thing, so my question is related to that only. Myself, I have been grown up in a educational background only, in a way that my mother, everyone in my family was from the educational background in some or the other way. So lately, especially after COVID, I have realized that all the students, maybe they are doing some professional course or even the school students or the college students, they are seeking a lot of their study time from YouTube. So AI has come afterward. Even before that, YouTube has taken over the coaching industry of India. So I wanted to ask, you have a well-established coaching with a YouTube presence, and sir, of course, have a well-established YouTube presence. But for smaller coaching institute, especially the local ones, they are facing a lot of issue because of that. I have a friend, she's preparing for CS, and she's doing all her studies entirely from YouTube. She's not going to coaching. So are coaching centers losing students because of this? Is it an opportunity or is it a drawback? What is it? What are your thoughts on this? Well, we will not be on the same page for obvious reason. I'm a university teacher and she's a teacher from the industry, so there'll be a difference. But we need to understand what coaching is. Coaching industry actually came up because our formal education system failed in delivering what it was supposed to deliver.
That's the thing. So coaching in itself, the entire industry is वो अपने आप में एक आपद धर्म की तरह आती है, क्योंकि हमारे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम वो डिलीवर नहीं कर पा रहा था, वो स्किल्स नहीं दे पा रहा था, वो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं दे पा रहा था स्टूडेंट्स को, तो उस गैप को फिल करने के लिए एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री इमर्ज होती है, पूरा कोटा, पूरा मुखर्जी नगर उस चीज़ से इमर्ज होता है. सो इट्स नॉट समथिंग, ऐसा नहीं है कि कोई हमें इस कोचिंग, इस इंडस्ट्री के नुकसान पर मरसिया पड़ना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इज बिकमिंग रोबस्ट, विच इज़ अ नाइस थिंग. बट is it because of the YouTube? Well, YouTube has given this access to quality content to almost everyone, and we must welcome it. लेकिन जो structured learning institutions provide करते हैं, जो object oriented तरीके से, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये तो कभी भी नहीं थी ना कि कंटेंट उपलब्ध नहीं है. प्रॉब्लम ये थी कि उस लिमिटेड टाइम में एग्जामिनेशन के लिए उस पर्टिकुलर स्पीड के साथ करने के लिए कोई ट्रेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, एंड कोचिंग इंडस्ट्री यूज्ड टू फेल इन फॉर दैट. सो आई स्टिल बिलीव दैट डिस्पाइट हैविंग ऑल दिस great content available on YouTube, coaching industry will continue to perform. But yes, जो बड़े बड़े सेंटर्स इमर्ज हुए थे, मुझे लगता है कि उनको अब एक तरह का ड्रॉबैक आएगा. हम देख रहे हैं कोटा इज एम्प्टी, हम देख रहे हैं कि मुखर्जी नगर, करोल बाग आर ऑल्सो सफरिंग टू सम एक्सटेंट, एंड द tier 2, tier 3 cities में we are looking at the mushrooming of the institutions and of course the online thing. So in my opinion impact definitely होगा. बल्कि मैं तो अगर यहाँ AI वाले कुछ लोग बैठे हों तो उनसे कहेंगे there is an opportunity. इतना सारा कंटेंट AI YouTube पर अवेलेबल है. इफ़ यू आर एबल टू गिव एन एग्रीगेटर जो वो ये काम कर सके कि बजाय पूरा वीडियो देखने के उसमें काम का हिस्सा काट कर केवल आपके सामने पेश कर सके, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वहाँ निकल आएगा. मैं आपको फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ. वन डे आई वॉज टॉकिंग टू डॉक्टर विकास देवकीर्ति सर. मैंने उनको कहा था कि सिर्फ केडी कैंपस मतलब मैं हूँ और आप है जो ऑफलाइन से ऑनलाइन सक्सेसफुली मूव किए हैं. बाकी लोग ऑनलाइन से ऑफलाइन मूव कर रहे हैं, चाहे आप खान देख लीजिए, PW देख लीजिए, ये लोग ऑनलाइन से ऑफलाइन मूव कर रहे हैं. लेकिन ये ऑफलाइन मूव कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि उनको पता है कि सिर्फ ऑनलाइन बच्चों को रोक नहीं पा रहा है. ऑनलाइन में बच्चों को रोकने के लिए बहुत बढ़िया जो टीचर्स है मैम वो भी नहीं चल पा रहे. उनके व्यूज़ भी कभी कभी मैं देखती हूँ, मुझे खुद मैं डिसहार्टन फील करती हूँ कि इतना बढ़िया टीचर और इनको बिल्कुल व्यूज़ नहीं, क्योंकि वो सीरियस टीचिंग में थे. ये जो हो गया है एडुटेनमेंट, ये आजकल काफ़ी छा गया है. बहुत सारे टीचर्स जिनके पास नॉलेज बहुत लिमिटेड भी है वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं और कर गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को कैसे मिक्स करते हैं. बहुत सारे टीचर्स आज अनएम्प्लॉयड है या उनके पास वो वर्क नहीं है जो आज से 5 साल 7 साल पहले थे, कोविड के पहले थे. और उसका यही रीज़न है क्योंकि ऑनलाइन से जो ऑफलाइन आ रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं. जो ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने की कोशिश की है उसमें 90% लोग फ्लॉप किए हैं, क्योंकि उनके पास सीरियस टीचिंग था और वो यूट्यूब वगैरह में उतना इम्पैक्ट नहीं दे पाए हैं. तो आपका कंसर्न फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर कहेंगे तो स्टूडेंट्स के पास बहुत सारा कंटेंट्स है, वो मस्त है, उनको पता है कि हम अगर किसी से नहीं भी पढ़े तो भी हम पढ़ के यूट्यूब से पास कर लेते हैं. लेकिन टीचर्स के पास अब बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज एंड बहुत लिमिटेड स्कोप रह गया है. Thank you so much. Thank you. Can we have the mic, please? Hello. Yeah. So thank you so much for giving this opportunity to ask the question. नीतू मैम, आपने कहा कि क्लोज चैम्बर्स नहीं होने चाहिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स के सेपरेट इंस्टीट्यूशंस नहीं होने चाहिए. आपने कहा कि लड़के खुल के गाली गलौज करते हैं. लेट मी टेल यू, लड़कियां भी बहुत अच्छे से करने लगी हैं, पारंगत हो गई हैं इस स्किल में. आप हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? जी बिल्कुल, सभी हाँ. मामलों में. I knew this was coming. सो जब आप बात कर रहे थे मेल फीमेल रिलेशनशिप्स की, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, प्रोफेसर चौहान ने कहा दिस इज़ द स्पाइसीएस्ट सेशन ऑफ द डे. जब एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो है उस तरह की रिलेशनशिप पे हो रही बात को स्पाइसीएस्ट कह सकते हैं, तो क्यों आजकल के नौजवान यूट्यूब पे जो उनको मसाला एजुकेशन मिल रही है उससे क्यों नहीं वो आकर्षित होंगे? मेरा यहाँ प्रश्न ये है
कि जब इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन के भी सोर्सेज हैं जिसमें हमारे बहुत रिनाउंड प्रोफेसर्स अवेलेबल है हमारी यूनिवर्सिटी में और इन्फ्लुएंसर एजुकेटर्स भी आ गए हैं, तो क्या मेरा सवाल दोनों से ये आपसे कि क्या ये इंस्टीट्यूशनल एजुकेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस मिस एजुकेशन और मिस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करने की, टू कम आउट ऑफ देयर शेल्स? नंबर 2, आर द इंस्टीट्यूशनल टीचर्स शाय और मे बी untrained or ill-trained for this new era of education? That's my question. Thank you. Well, question primarily is directed to me, so I'll respond to it in the sense. Why? Because I'm an institutional teacher rather than a teacher from the industry. Coming to the SPICE part, the fact is that we as teachers in the university do take relationship between youngsters, all of them adult, very seriously, and we, to be honest, I encourage affinity between different sexes in the classroom and in the institution in general. I believe that it is, as ma'am said, उनकी जीवन की जो इस समय स्थिति है उसके हिसाब से ये एक बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि अन्यथा मैं जेंडर पढ़ाता हूँ क्लास में, अगर ऐसा ना करें तो फिर वो अपने माता पिता द्वारा एक दूसरे अपरिचित लोगों को में बांध दिए जाने की त्रासदी से गुजरेंगे. सो आई डू एनकरेज इंटरसेक्स रिलेशनशिप बिटवीन the peers in my institution, in my classroom, and I take pride in that. Now coming to the fact that क्या शिक्षक जो हैं वो इस फार्स को देख पाते हैं कि नहीं, और क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए इक्विप हैं कि नहीं. आई विल पार्शियली एग्री. देयर आर डिसिप्लिन्स जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा, टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा इक्विप्ड हैं इस चीज़ों को हैंडल करने के लिए, बट देयर आर अदर डिसिप्लिन्स जिसमें ऐसा नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने यहाँ के, अपनी यूनिवर्सिटी के सोशल साइंसेस के टीचर्स को देखूँ तो मैं हमेशा पाता हूँ कि दे फाइंड देमसेल्फ बेटर इक्विप्ड to handle these relationships in comparison to, for example, teachers from languages or teachers from sciences, in comparison, relative sense. There's ऐसा नहीं कि पूरी तरह, but you're right. हम लोगों को, अपने शिक्षकों को इस बात के लिए ज़्यादा इक्विप करना पड़ेगा कि जो challenges because of the AI and other sources आ रहे हैं वो उनको हैंडल कर सकने की स्थिति में आएँ. इस मामले में इंस्टीट्यूशनल तरह से तो बहुत कम भूमिकाएं अदा की जाती हैं, लेकिन वही YouTube. Sorry to interrupt. We have to Okay. wrap up. So, with answers. but basically I'm saying that it's a process that will go on. Thank you. समय की कमी के कारण हमें ये पड़ रहा है. But thank you so much, Vijender sir and Neetu ma'am, for joining us on ABP Live, the EdTech Conclave.